Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. I am Sumaira Yunus and I will teach you geography of 8th class. बेटा आज हमारा 8th क्लास के साथ ज्योग्राफी लेक्चर नंबर 5 जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर आपको बताया इससे पहले हमारे 4 लेक्चर जो हैं वो हो चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर जो हमारा था अभी हमारा चैप्टर नंबर 1 ही कंटिन्यू है और चैप्टर नंबर 1 का आज जो हमारा होगा वो लास्ट लेक्चर होगा। और चैप्टर नंबर 1 में पहला हमने क्या पढ़ा था, इंट्रोडक्शन ऑफ मैप के बारे में हमने तमाम चीज़ें डिटेल में पढ़ी थी। फिर सेकंड लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ मैप पढ़ा था। थर्ड लेक्चर हमारा था टाइप ऑफ मैप में ही डिस्ट्रीब्यूशन मैप जो है उसको हमने डिस्कस किया था। उसकी 2 टाइप्स थी, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव जो थी उसका क्वांटिटेटिव जो थी उसको फर्दर आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था। तो क्वांटिटेटिव फर्दर 2 पार्ट्स में डॉट मेथड मैप और उसके अलावा शेडिंग मेथड मैप करवाया था। तो डॉट मेथड और शेडिंग मेथड मैंने आपको बताया था। मैंने एक लेक्चर जो था वो डॉट मेथड पे रखा था, एक मैंने था शेडिंग मेथड पे रखा था, जिस पे बाकायदा मैंने पिक्चर डायग्राम बना के आपको बताया था कि किस तरह से डॉट डिस्प्ले करने हैं आपने मैप के ऊपर और किस तरह से आपने शेड करने हैं। तो उससे वो चीज़ें जो है हमने डिटेल में की थी, लेकिन मैंने उस लेक्चर में आप लोगों को मेरिट्स और डीमेरिट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मैप नहीं बताया था कि इसके कुछ मैक्सिमम हमें फ़ायदे हैं लेकिन इसके कुछ नुकसानात भी हैं हमें। और जो फ़ायदा है वो ये है, इसके जो बेनिफिट्स मेरिट्स जो हैं वो उसमें सबसे पहला जो इसका फ़ायदा है बेनिफिट है हमें वो ये है कि हम बहुत ईजीली, आपने जैसे देखा हुआ कि हमने डॉट पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में हमने क्या किया था, डॉट मेथड जो है वो उसमें पॉपुलेशन, और उसमें हमें बहुत इजीली फाइंड आउट हो गया था कि कौन से एरियाज़ हैं पाकिस्तान के। डॉट के थ्रू हमें पता चल गया था कि वहाँ पे जो है पॉपुलेशन ज़्यादा है और कौन से एरिया जो हैं वो पॉपुलेशन कम है और कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे पॉपुलेशन नहीं है। कम थे तो हमने कम डॉट जो है वो डिस्प्ले किए थे, अगर ज़्यादा थे तो वो हमने ज़्यादा मार्क किए थे, और अगर पॉपुलेशन किसी एरिया में नहीं थी तो उसको हमने नहीं वो छोड़ दिया था, वो एरिया खाली छोड़ दिया था। तो हमें मैप देखते ही पता चल जाता है कि कौन सा थिकली पॉपुलेटेड है, कौन सा है वहाँ पे कम पॉपुलेशन है और कौन सा जो है वहाँ पे पॉपुलेशन नहीं है। शेडिंग मेथड में हमने डिफरेंट क्रॉप्स की बारे में बताया था, डिस्ट्रीब्यूशन बताई थी कि कौन से एरियाज़ हैं वहाँ पे वीट ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे जो है वो प्रोड्यूस होती है राइस ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। तो ये तमाम डिस्ट्रीब्यूशन हमने क्रॉप्स की थी। और कितना एरिया ऐसा है कि जो डेजर्ट एरिया या जो बंजर एरिया है जहाँ पे किसी किस्म की कोई क्रॉप नहीं होती, तो वो हमने शेडिंग मेथड के थ्रू आप लोगों को बताया था। तो बहुत इजीली हमें देख के ही पता चल जाता है वो। तो एक तो ये होता है कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन में हम मेरिट्स में पहला मेरिट इसका है कि बाय डिस्ट्रीब्यूशन मैप द प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया कैन इजीली बी एस्टिमेटेड। ठीक है। सेकंड है ऑफन डाटा यूज इन प्रोड्यूसिंग दीज मैप चेंजिंग। अच्छा, इनमें अब ईयर टू ईयर भी चेंज होती रहता है। तो वो कहता है कि जब चेंज हो मैप में, चाहे वो आपकी क्रॉप्स हो, चाहे वो आपकी पॉपुलेशन हो जिन एरियाज़ में, तो क्या करना चाहिए, फ़ौरन जो अपने मैप को जो है वो चेंज कर देना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम चेंज नहीं करेंगे तो वो डाटा जो होगा वो रॉन्ग हो जाएगा और फिर वो गलत होगा। तो इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। सेकेंड वो कहता है वेरिएशन इन प्रोडक्शन ऑफ वेरियस ईयर कैन बी कॉम्पेंसेटेड। वो कहता है कि हमें ये भी पता चल जाता है, उसे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन हुई है तो उससे हमें जो है पैसा, उसके हमारी इनकम जो है, इकॉनमी हमारी कितनी स्ट्रांग हुई है, इन चीज़ों के बारे में भी हमें पता चल जाता है। अब इसके डीमेरिट्स क्या हैं? डीमेरिट्स इसके ये हैं कि आपको पता है बेटा कि हमारे मुल्क के अंदर मोबाइल पॉपुलेशन है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक जगह पे परमानेंट नहीं रहते, वो कभी सिटीज़ में, कभी विलेज में, या कभी सिटी टू सिटी मूव करते हैं, प्रोविंस टू प्रोविंस मूव करते हैं। तो हम लोग किस तरह से मैप बना रहे होते हैं, डॉट में जो हमारे ये डिस्ट्रीब्यूशन मैप, हम डिस्ट्रीब्यूशन मैप सेंसस रिपोर्ट को देखते हुए बनाते हैं। मतलब हमारी, आपको पता है सेंसस रिपोर्ट तो 10 साल बाद बनती है और 10 साल के अंदर तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं। तो वो जो तमाम चीज़ें हैं उसको हम ये जो चेंज आता है वो हम डिस्प्ले नहीं करते, उसके मुताबिक मैप नहीं बनता। तो वो फिर ये हो जाता है कि आपका गलत डाटा जो है वो डिस्प्ले हो जाता है। तो ये इसका नुकसान है कि मोबाइल पॉपुलेशन की वजह से लोगों का परमानेंट सेटलमेंट नहीं है एक जगह पे। तो परमानेंट सेटलमेंट ना होने की वजह से लोग जो हैं मूव करते रहते हैं। तो इस वजह से हमारा जो मैप है वो स्टेबल नहीं रह सकता, उसकी जो डाटा है उसमें गलती की गुंजाइश मौजूद होती है। सेकेंड वो कहता है
कि वेरिएशन इन प्रोडक्शन वेरियस ओके आई डू नॉट प्रोवाइड इट डू नॉट प्रोवाइड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द रीजन। अच्छा, हमें इंफॉर्मेशन हमें आइडिया तो हो जाता है कि ये एरिया जो है यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है या ये एरिया जो है यहाँ पे कम पॉपुलेशन है, लेकिन ये हमें एग्जैक्ट जो डाटा है, एग्जैक्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड नहीं करता। हम कंपैरिजन तो कर लेते हैं, हमें आइडिया तो हो जाता है, लेकिन इसकी एग्जैक्ट जो फैक्ट्स एंड फिगर वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें इससे नहीं मिलती। तो ये बेटा हमारे मेरिट्स और डीमेरिट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मैप हैं। ये आपके नोट्स का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। और एक बात मैं आपको क्लियर करूं कि जब भी आप लोग लेक्चर लें तो अपनी बुक सामने रखें, अपनी बुक आपके पास होनी चाहिए, नोट्स आपके पास होने चाहिए। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके वर्ड्स जो है उन डिफ़िकल्ट मीनिंग हैं जो आपको लेक्चर के दौरान बताए जाते हैं, फिर आप जब खुद करने लगते हो तो आप लोगों को मसला मसाइल आने लगते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि आप लोग अपने नोट्स और अपने बुक्स जो हैं वो सामने रखा करें। इसके अलावा हमारा आज जो बेसिकली जिस टॉपिक पे जो हमारा जिस डिस्कशन करनी है वो हमने मेथड ऑफ शोइंग स्टैटिस्टिकल डाटा, ठीक है, इस पे हमने इन डिटेल डिस्कशन करनी है। तो अब हम अपने लेक्चर की तरफ मूव करते हैं, इस टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। जी बेटा, आप लोग अपने बुक के पेज नंबर 5 पे आ जाएं और वहाँ पे आपका टॉपिक है मेथड ऑफ शोइंग स्टैटिस्टिकल डाटा। अच्छा, बिफोर गोइंग टू द लेक्चर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि ये टॉपिक अगर आपने सही तरह से समझा नहीं तो फिर ये आप कर नहीं पाओगे। तो अभी तो आप लोगों को पास ये फैसिलिटी है कि आप 2 से 3 दफ़ा जो है लेक्चर अपना सुन सकते हो, आप ज़्यादा भी सुन सकते हो, तो आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो इसलिए अब लेक्चर की तरफ आते हैं, मेथड ऑफ शोइंग स्टैटिस्टिकल डाटा। अब सबसे पहले तो इसके आगे इसके मेथड्स को पढ़ें, उससे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्टैटिस्टिकल का क्या मतलब है। तो बेटा स्टैटिस्टिक होता है, स्टैटिस्टिक इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, ठीक है, एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। बेसिकली हम इधर क्या काम करेंगे, हम प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा करेंगे। अब स्टैटिस्टिक इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मतलब पहले आप क्या करते हो कि आपको पहले ये पता आना चाहिए कि आपको डाटा कौन सा चाहिए है, ठीक है, पहले आपको इसके बारे में नॉलेज आना चाहिए कि आइडेंटिफाई करते हो, उसको तलाश करते हो, डाटा को तलाश करते हो, ठीक है। फिर देन क्या करते हो, कलेक्ट, फिर जो आपको चाहिए होता डाटा उस डाटा को आप क्या कर लेते हो, कलेक्ट कर लेते हो, फिर उसको ऑर्गेनाइज करते हो, ठीक है। पहले हम क्या करते होते हैं, पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें क्या चाहिए, फिर हमें जो चीज़ चाहिए होती है वो हम ले लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, फिर हम उसको ऑर्गेनाइज फॉर्म में लेके आते हैं, फिर उस जो ऑर्गेनाइज करते हैं तो उस पर फिर अपना एनालिसिस देते हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं, और फिर उस डाटा को हम थ्रू डिफरेंट मेथड्स क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो इधर ये मैंने आपको बताया कि स्टैटिस्टिक इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। सिंपल स्टैटिस्टिक का क्या मतलब है, सिंपल वर्ड में मैं दोबारा से बता देती हूँ कि आइडेंटिफाई, डाटा पहले ढूंढते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, देन वो जब हमें अपने मतलब का डाटा जब मिल जाता है तो हम उसको क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, अपने पास उसको ले लेते हैं। जब कलेक्ट कर लेते हैं तो फिर हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, जब हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं तो उस पर फिर अपना एनालिसिस देते हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं, और फिर थ्रू डिफरेंट मेथड, जो आज हम आपको मेथड्स बताएंगे, उन मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं उस डाटा को, ठीक है। अब डाटा रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, Data representation is the method of representing information in the form of pictures, symbols, graph और number। कि जो आपको डाटा मिलता है उस डाटा को जब एनालिसिस भी कर लेते हो, जब उस पर इंटरप्रिटेशन भी कर लेते हो, तो फिर उसको क्या करते हो, या तो पिक्चर की फॉर्म में लोगों के सामने लेके आते हो, या सिंबल्स की फॉर्म में लोगों के सामने लेके आते हो, या ग्राफ की फॉर्म में लेके आते हो, या नंबर की फॉर्म में लेके आते हो।
तो आज हम बेसिकली जो डाटा लेके आ रहे हैं आपके सामने वो हम ग्राफ की सूरत में लेके ग्राफ को बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि ग्राफ क्या होता है, इन चीज़ों को। दिस इंफॉर्मेशन दैट वी कलेक्ट इज कॉल्ड, अच्छा जो इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं, डाटा करते हैं। कोई भी मालूमात, कोई भी नॉलेज जो हम कलेक्ट करते हैं, जो मालूमात हमें होती हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती हैं, उन इन्फॉर्मेशन को जब हम कलेक्ट करते हैं तो वो डाटा की सूरत इख्तियार कर लेता है। अब हम क्या करेंगे, ये था स्टैटिस्टिक, जो इधर आपका मेथड ऑफ शोइंग स्टैटिस्टिकल डाटा। तो उसमें स्टैटिस्टिकल जो लिखा हुआ है इसका मैंने आपका मतलब बता दिया कि आइडेंटिफाई करना, फिर उस डाटा को कलेक्ट करना, फिर उसको ऑर्गेनाइज करना, फिर उस पर एनालिसिस देना, फिर उस पर इंटरप्रिटेशन देना और देन उसको प्रेजेंट करना। ठीक है। अब सेकंड जो है डाटा, मैंने आपको बताया कि जो भी आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो वो आपका डाटा कहलाता है। अब आज प्रेजेंटेशन डाटा मैंने आपको बताया कि उसमें डिफरेंट टाइप होती हैं, लेकिन आज हम जो पढ़ेंगे वो हम ग्राफ्स पढ़ेंगे। अब आप अपनी बुक की तरफ आ जाएं, उधर लिखा हुआ है मेथड ऑफ शोइंग स्टैटिस्टिकल डाटा में कि इन जियोग्राफी डायग्राम आर दोज कंसेप्चुअल स्केच through which geographic information and data is transferred to the paper, these are called statistical diagram। कि जो आप कॉन्सेप्ट होते हैं और जो आपको इन्फॉर्मेशन, जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, उसको जब आप पेपर के ऊपर ट्रांसफ़र करते हैं तो वो आपके स्टैटिस्टिकल डायग्राम होती हैं। अब दीज आर लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई ग्राफ। इसमें हम सबसे पहले जो बेटा डिस्कस करने लगे हैं वो हम लाइन ग्राफ के बारे में डिस्कस करने लगे हैं। अभी मैं पिक्चर भी आपको शो करूंगी लाइन ग्राफ की, लेकिन पहले हम इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं कि इन दिस ग्राफ स्टैटिस्टिकल डाटा इज डिस्प्ले विद द हेल्प ऑफ लाइन ऑन द ग्राफ, देयरफॉर इट इज कॉल्ड द लाइन ग्राफ। अच्छा, लाइन ग्राफ, इन दिस ग्राफ स्टैटिस्टिकल डाटा इज डिस्प्ले विद द हेल्प ऑफ लाइन ऑन द ग्राफ, देयरफॉर इट इज कॉल्ड द लाइन ग्राफ। अब ये इधर आप ग्राफ के अंदर जो है देख भी सकते हैं कि ये हमने ये डॉट पहले क्या किया कि उसको देख वो करने के लिए डॉट लगाए, फिर इन डॉट को ज्वाइन कर लिया। इसको मैं अभी पिक्चर को बाद में एक्सप्लेन करूंगी, पहले मैं डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर रही हूँ कि वो कहता है कि ऐसा ग्राफ जिसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी चीज़ जो हम मेजर करनी होती है उस चीज़ को डॉट लगा के फिर हम उस लाइन को आपस में जोड़ देते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है लाइन ग्राफ कहलाता है। इन दिस ग्राफ स्टैटिस्टिकल डाटा इज डिस्प्ले विद द हेल्प ऑफ लाइन ऑन द ग्राफ, देयरफॉर इट इज कॉल्ड लाइन ग्राफ। आगे कहता है कि प्रिपरेशन ऑफ द लाइन ग्राफ के प्रिपेयर कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्केल, वैल्यू आर मार्क इन द फॉर्म ऑफ डॉट। आप पहले स्केल की मदद से जो वैल्यू होती हैं उनको डॉट की फॉर्म में प्लेस करते हो फॉर ईच कॉन्स्टेंट वेरिएबल, देन दीज आर जॉइंड बाय अ लाइन टू प्रिपेयर अ लाइन ग्राफ। ये आप लोग देख सकते हो कि आप लोग को जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं उन वैल्यूज़ को डॉटेड फॉर्म की सूरत में क्या करते हो, पहले इधर डिस्प्ले करते हो, फिर इन तमाम डॉटेड फॉर्म को अपने आपस में क्या कर देते हो, जोड़ देते हो। तो ये आपका जो है वो लाइन ग्राफ हो गया। पहले वो डेफिनेशन में क्या कह रहा है कि जो आप ग्राफ के ऊपर लाइन मार्क करते हो, उस लाइन के थ्रू जो आप मेजरमेंट अपनी जो भी होती हैं, ये कांस्टेंट वेरिएबल जो होती हैं, इनकी जो ये मेजरमेंट होती है, इसके बारे में जो आप इंफॉर्मेशन थ्रू लाइन प्रोवाइड करते हो वो आपका लाइन ग्राफ होता है। सेकंड में वो कहता है प्रिपरेशन कैसे होती है, वो कहता है कि जो भी मेजर करना होता है उस मेजर जो आपको कांस्टेंट वेरिएबल की जो भी टेम्परेचर मेजर कर रहे हो तो उस जितना टेम्परेचर है उस टेम्परेचर के ऊपर जाके डॉट लगा दोगे और फिर जब उसका कंप्लीट हो जाएगा तो आप उन डॉट को आपस में जोड़ दोगे। फिर आगे जो है हम लोग अब इसी के ऊपर आ जाते हैं। अब इसमें एक और लाइन ग्राफ के बारे में, आप इसको लाइन ग्राफ आर यूज टू शो डाटा चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब लाइन ग्राफ का बेसिकली क्या मकसद होता है, लाइन ग्राफ क्या बताता है, ये देखो डाटा है। हम लोग फॉर एग्जांपल अब मैं इसको बताती हूँ, फिर इसके साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि क्या है। ये आपकी डायग्राम है, दिस इज़ योर वर्टिकल लाइन, दिस इज़ योर हॉरिजेंटल लाइन। अब ये दोनों बाइसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पे, 90 के एंगल पे। यहाँ पे जो है 90 का एंगल बन रहा है, ये जो कॉर्नर है यहाँ पे क्या बन रहा है, 90 का एंगल यहाँ पे बाइसेक्ट कर रही है। ये वाली लाइन इस वाली लाइन के साथ बाइसेक्ट कर रही है। ये जो आपकी हॉरिजेंटल लाइन होती है इसको एक्स एक्सिस कहते हैं और आपकी जो वर्टिकल लाइन होती है ये आपकी वाई एक्सिस होती है। हॉरिजेंटल लाइन में आप लाइन ग्राफ में क्या करते हो कि कांस्टेंट वेरिएबल लिखते हो,
ठीक है। और जो आपकी वर्टिकल लाइन है उसमें क्या लिखते हो आप, उसमें जो आपको फाइंड आउट मेजर करना होता है, जो चीज़ें आपको मेजर करनी होती हैं, वो मेजरमेंट नंबर जो हैं वो आपको इधर न्यूमेरिकल नंबर जिनको मेजर करना होता है वो आप वर्टिकल लाइन पर लिखते हो। ठीक है, इस तरह से अब मैं इधर आ जाती हूँ कि अब ये जो ये आपकी जो बेस पे लाइन है, ये आपकी कौन सी लाइन है, एक्स एक्सिस, और इसको हॉरिजेंटल लाइन कहते हैं। ये जो आपकी मतलब नॉर्थ टू साउथ लाइन आ रही है, ये आपकी कौन सी है, ये आपकी वर्टिकल लाइन है, इसको आप वाई एक्सिस कहोगे। जो आपकी एक्स एक्सिस होती है उसमें आप कांस्टेंट वेरिएबल लिखते हो, और जो आपकी वाई एक्सिस होती है उसमें जो नंबर आपको मेजर करने होते हैं वो लिखते हो। अब जब आप लाइन ग्राफ बनाते हो तो लाइन ग्राफ में आपको सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले आपको टाइटल देना होता है, मंथली टेम्परेचर ऑफ लाहौर। ये थोड़ा ऊपर है लेकिन ये इसके साथ ही करते हैं। पहले क्या करते हैं, आपको टाइटल लिखना पड़ता है मंथली टेम्परेचर। हमने लाहौर का जो पूरे साल का एनुअल टेम्परेचर है, हर मंथ का जो है वो हमने फाइंड करना है कि लाहौर का क्या टेम्परेचर है, कहाँ पे हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर कौन से मंथ में होता है, कौन से मंथ में मिनिमम होता है, कौन से मंथ पे एवरेज होता है। ये तमाम चीज़ें हम लोगों ने अभी इस डिटेल में डिस्कस करनी है। तो सबसे जब आप लाइन ग्राफ बनाओगे तो लाइन ग्राफ बनाने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि टाइटल देना होगा। टाइटल आपका क्या है, मंथली टेम्परेचर ऑफ लाहौर। लाहौर का जो मंथली टेम्परेचर होता है वो हमने बेसिकली यहाँ पे बताना है विद द हेल्प ऑफ लाइन ग्राफ। अब उसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम दो लाइंस लगाएंगे, एक बेस पे लाइन लगाएंगे। जो बेस पे लाइन होती है आपकी उसको आप क्या कहोगे, एक्स एक्सिस, और जो आपकी नॉर्थ टू साउथ लाइन होती है उसको आप क्या कहोगे, वर्टिकल लाइन और वाई एक्सिस। दिस इज हॉरिजेंटल लाइन एक्स एक्सिस, दिस इज वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस। अब जो हमारे आपको पता है कि जब भी हम मेजर कर रहे होते हैं, टेम्परेचर मेजर करना होता है, तो हमारे जो मंथ्स होंगे वो कांस्टेंट वेरिएबल होंगे। ठीक है, इसमें हमारी दो चीज़ें होती हैं, एक हमारी होती है कांस्टेंट वेरिएबल, एक हमारा होता है जो हमने मेजर करना होता है नंबर, वो मतलब टेम्परेचर मेजर करना होता है। तो जहाँ तक हमारा टेम्परेचर लाहौर का मैक्सिमम जाता है 45 तक, तो हमने यहाँ 45 तक जो है टेम्परेचर लिख लिया, और उसके अलावा ये कांस्टेंट वेरिएबल हमारे मंथ कहलाएंगे क्योंकि हमने मंथ्स का टेम्परेचर फाइंड करना है। तो टेम्परेचर हमारा जो है मेजर करना है, तो मेजर जो करनी है हमने नंबर, वो हम वर्टिकल लाइन में लिखते हैं, और जो हमारे कांस्टेंट वेरिएबल होते हैं वो लाइन ग्राफ के अंदर हम लोग जो हैं वो हमेशा कहाँ पे लिखते होते हैं, अपनी हॉरिजेंटल लाइन में। अब चलें, ये तीन चीज़ें मैंने आपको बता दी। वन इज टाइटल, सेकंड इज हॉरिजेंटल लाइन जो कि आपका कांस्टेंट वेरिएबल जहाँ पे लिखे जाएंगे, और सेकंड इज आपकी वर्टिकल लाइन जो कि आपका वाई एक्सिस कहलाएगा, और वहाँ पे जो आपको मेजरिंग नंबर है वो आपको लिखा होगा। अब हम लाहौर का टेम्परेचर ज़रा चेक करते हैं। लाहौर का देखें, लाइन ग्राफ को ये भी कहते हैं कि लाइन ग्राफ आर यूज टू शो डाटा दैट चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि लाइन ग्राफ में वो डाटा हम डिस्प्ले करते हैं जो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो चेंज होता रहता है। कैसे चेंज हो रहा है, ये बेटा मैक्सिमम टेम्परेचर है, ये आपका मिनिमम टेम्परेचर है। वो कहते हैं जनवरी में ऐसा होता है कि जो लाहौर का मिनिमम टेम्परेचर होता है वो 5 होता है, और जो मैक्सिमम होता है वो 20 होता है। ठीक है, अब फेब में वो कह रहा है कि जो लाहौर का टेम्परेचर होता है फरवरी में वो तकरीबन 8 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो टेम्परेचर होता है मिनिमम, और मैक्सिमम जो होता है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, अब मार्च में वो कहता है कि जो हमारा टेम्परेचर लाहौर का होता है वो तकरीबन इस तरह से 14 सेंटीग्रेड जो होता है वो मिनिमम मार्च में टेम्परेचर होता है, और जो हमारा 27 सेंटीग्रेड जो होता है वो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। हमने यहाँ पे डॉट पहले प्लेस करने हैं। अब इस तरह से अप्रैल का टेम्परेचर, अप्रैल में लाहौर में जो मिनिमम टेम्परेचर होता है वो 19 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो 34 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। अब मई में
अप्रैल में जो मिनिमम टेम्परेचर होता है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो ऑलमोस्ट 38 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब जून में हमारा जो मिनिमम टेम्परेचर होता है वो लाहौर का 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और जो मैक्सिमम होता है वो जाके 41 तक पहुंच जाता है। इसी तरह से हम जुलाई में आ जाते हैं, तो जुलाई में आपको पता है मौसम थोड़ा चेंज होना शुरू हो जाता है। सुबह शाम के पर्सपेक्टिव से थोड़ी सी हवा में नमी ज़रूर होती है, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो गिर जाता है जुलाई में आके। तो आपका मिनिमम टेम्परेचर जो होता है वो होता है आपका 27 और मैक्सिमम टेम्परेचर जो होता है वो आपका 36 होता है। इस तरह से हम अगस्त में आ जाते हैं, तो अगस्त में हमारा मिनिमम टेम्परेचर जो होता है वो हमारा होता है 23 और मैक्सिमम टेम्परेचर हमारा जो होता है वो तकरीबन होता है हमारा 35। इसी तरह से हम सितंबर के ऊपर आ जाते हैं, वहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर हमारा होता है 19 और मैक्सिमम टेम्परेचर हमारा यहाँ पे भी 34 आ जाता है। इस तरह से हम अक्टूबर की बात करेंगे, तो अक्टूबर में मिनिमम टेम्परेचर हमारा होता है 18 और मैक्सिमम टेम्परेचर हमारा चला जाता है यहाँ पे ऑलमोस्ट 33 पे। और इधर आ जाते हैं नवंबर पे। नवंबर में हमारा फिर डिक्रीज आना शुरू हो गया है टेम्परेचर और नवंबर में हमारा मिनिमम टेम्परेचर जो होता है वो 12 होता है और मैक्सिमम जो होता है वो हमारा होता है 27। दिसंबर में जो है वो दोबारा से डिक्रीज होके सर्दी स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, तो हमारा जो मिनिमम होता है वो 7 होता है और मैक्सिमम हमारा जो होता है वो 21 होता है। तो इस तरह से अब आप यहाँ पे देख ले, लेट अस लुक दिस लाइन ग्राफ एंड अंडरस्टैंड इट्स एलिमेंट। वो हमने एलिमेंट इसके अंडरस्टैंड कर लिए, हॉरिजेंटल वाई एक्सिस बता दिया। अब इससे रिलेटेड विच वाज द हॉटेस्ट मंथ। अब आपको इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन करती हूँ, आप मुझे बताओ कि विच वाज। अभी मैंने आपको पूरा का पूरा ये इन डिटेल में मैंने बताया कि कौन सा मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर कौन से मंथ का रहा है और मैक्सिमम क्या टेम्परेचर रहा है। तो आप मुझे कुछ क्वेश्चन का आंसर बताएं और मुझे बताएं कि विच वाज द हॉटेस्ट मंथ, कि इसमें सबसे गर्म मंथ कौन सा रहा है, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कौन से मंथ में ज़्यादा रहा है। तो ये आपको जून नज़र आ रहा है। यहाँ बहुत इजीली आप जो है वो देख सकते हैं कि जून में जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो आपका 41 और मिनिमम टेम्परेचर जो है वो आपका रहा है 27। अब हम इधर आ जाते हैं आपके सेकेंड, विच वाज द कोल्डेस्ट मंथ। सबसे सर्द मंथ कौन सा, सर्दी कौन से मंथ में सबसे ज़्यादा होती है। तो जनवरी में आपकी सबसे ज़्यादा जो है वो सर्दी होती है। और इसके अलावा ये हमारे इस तरह से क्वेश्चन थे। अब कौन से ऐसे मंथ, कोई आपको ऐसा मंथ नज़र आ रहा है कि जहाँ पे सेम टेम्परेचर आपको नज़र आ रहा हो, तो आपको तकरीबन जो है ये वाला जो मंथ है ये अगस्त एंड सितंबर, ठीक है। इसमें लिटिल बिट चेंज है, एग्जैक्ट है नहीं है, लेकिन हमारा ऐसा कोई मंथ नहीं है जिस पे जो है कौन एक जैसा टेम्परेचर जो है रहे। थोड़ा बहुत फर्क तमाम मंथ्स में कुछ ना कुछ है। तो ये आपको वेरिएशन नज़र आई। विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज हो रहा है, जनवरी से फेब से मार्च, मार्च से अप्रैल, मई, जून। तो ये विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है इसमें पूरा का पूरा जो है वो चेंजिंग आ रही हैं। तो ये बेटा आपका था लाइन ग्राफ। अब आप अपने नोट्स पे आ जाए, मैं जब ये नोट्स से पढ़ूंगी तो आपको सही तरह से समझ आएगा, ठीक है। ओके, हम बार ग्राफ और पाई ग्राफ को पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग जो है ये नोट्स से मैं आप लोगों को बता दूंगी कि ये क्या है। अब हम आ जाते हैं अपने लाइन ग्राफ में। ये तमाम चीज़ें हमने पढ़ ली हैं कि इन दिस ग्राफ टू वेरिएबल आर शोन, वन एज वेरिएबल क्वांटिटी एंड अदर एज वेरिएबल कांस्टेंट। वेरिएबल क्वांटिटी हमने वर्टिकल में लिखी थी और वेरिएबल कांस्टेंट जो है वो हमने हॉरिजॉन्टल में लिखी थी। हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस कहते हैं, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस। ये भी बता चुकी हूँ मैं आपको। कांस्टेंट वेरिएबल प्लेस्ड ऑन एक्स एक्सिस, ये भी बता चुकी हूँ। मेजरेबल वेरिएबल इज प्लेस्ड ऑन वाई एक्सिस,
ये भी मैंने आपको बता दिया। मेरिट ऑफ लाइन, अब इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स भी हैं। विद द हेल्प ऑफ लाइन ग्राफ मोर देन वन वेरिएबल कैन बी कंपेयर्ड इजीली, कि इससे ज़्यादा कोई वेरिएबल होता तो उसको भी हम कंपेयर कर सकते थे। लाइन ग्राफ इज़ द बेस्ट वे टू शो इंक्रीज और डिक्रीज इन एनुअल, मंथली और डेली प्रोडक्शन ऑफ वेरियस आइटम, कि लाइन ग्राफ की मदद से हम बहुत इजीली जो है इंक्रीज और डिक्रीज जो है एनुअल प्रोडक्शन के बारे में हमें मदद मिल सकती है। इसके डीमेरिट्स ये हैं कि वी कैन शो एवरेज क्वांटिटीज ऑन लाइन ग्राफ बट वी कैन नॉट शो परसेंटेज ऑन इट। हम एवरेज क्वांटिटी तो बता सकते हैं हम, लेकिन उसकी परसेंटेज नहीं बता सकते लाइन ग्राफ में। वी कैन नॉट शो द टोटल क्वांटिटी ऑफ एनीथिंग विद द हेल्प ऑफ लाइन ग्राफ। हम टोटल क्वांटिटी भी किसी चीज़ की नहीं बता सकते। अब हमारे आ गया है बार ग्राफ। बार ग्राफ क्या होता है? बार ग्राफ की डेफिनेशन सबसे पहले हम करेंगे कि बार ग्राफ क्या होता है। द ग्राफ विच शो क्वांटिटी इन द फॉर्म ऑफ बार्स। एक ऐसे बार्स होते हैं ना, रेक्टेंगुलर लाइंस होती हैं, उसकी मदद से हम जो है वो क्वांटिटीज विड्थ ऑन इक्वल इंटरवल, उनकी जो विड्थ होती है मीन चौड़ाई जो होती है वो बिल्कुल इक्वल होती है। द हाइट ऑफ द बार वेरीज विद क्वांटिटी, दिस इज कॉल्ड बार ग्राफ। बार कैन बी ड्रॉन बोथ वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। अब जैसे आपको मैंने बताया था कि जो लाइन ग्राफ था, लाइन ग्राफ में कॉन्स्टेंट वेरिएबल जो है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन में आते हैं, और जो आपको क्वांटिटी फाइंड आउट मेजर करनी होती है वो हमेशा जो वर्टिकल में आती है। लेकिन बार ग्राफ में ऐसा नहीं है। बार ग्राफ में आप चेंज कर सकते हो, आपका दिल करे तो आप कांस्टेंट को वर्टिकल में लिखो और जो मेजर करना है उसको हॉरिजॉन्टल में लिखो, या कांस्टेंट को आप हॉरिजॉन्टल में भी लिख सकते हो और जो मेजर करनी होती है उसको वर्टिकल में लिख सकते हो। इसमें ये दिस मेथड इज़ वेरी यूजफुल फॉर कंपेरिजन ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज़। हमने तो इधर एक क्वांटिटी लिखी है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा क्वांटिटी यहाँ पे हमें फाइंड आउट करनी होती तो वो भी हम कर सकते थे। अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ पाकिस्तान, जीडीपी, ठीक है, जीडीपी होती है कि आपकी जो आप डेली वेजेस जो प्रोडक्शन होती है आपके मुल्क के अंदर, जो जीडीपी रेट जो होता है वो कितने % बढ़ता है। जैसे कि आपका इकोनॉमी रेट, मतलब आप इकोनॉमिकली आपको थ्रू बार मेथड आपको बार ग्राफ आपको ये पता चल जाता है कि आपका जीडीपी कैसे जा रहा है, आप मुल्क में डेवलपमेंट कितनी हो रही है, ग्रास रूट डेवलपमेंट कितनी हो रही है, आया बढ़ रही है या कम हो रही है। तो ये आप लोग 2010 में देखें कि आपकी ग्रास रूट डेवलपमेंट जीडीपी जो है वो 2.5 है। आप लोग देखें 2012 में, इधर आपके 2011 है, 2011 में आपका जीडीपी तकरीबन हो रहा है 3.7, ठीक है। यहाँ पे 2012 में आपका जीडीपी बढ़ रहा है और तकरीबन हुआ है ये 3.6 हुआ है, तो 3.8 जो है वो 2012 में जीडीपी बढ़ा है। इसके अलावा आप लोग इधर देख सकते हैं कि आपका जीडीपी रेट यहाँ पे 2013 में तकरीबन 3.7, ये आपका 2011 और 12 का जो जीडीपी है वो सेम ही रहा है, सॉरी 2011 और 2013 का जीडीपी सेम रहा है। अब इधर 2014 का जीडीपी देखते हैं, जीडीपी आपका 4 रहा है, 2015 का भी 4 रहा है। 2014 और 15 में जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो सेम रही है। आप 2016 में देख लें तो 2016 में जो है वो तकरीबन आपकी 4.6 रही है। इसके अलावा 2017 में देखें तो आपकी रही है 5.4, और 2018 में आप लोग देखें तो आपकी ऑलमोस्ट है 508 जो है आपकी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ पाकिस्तान है। अब बार ग्राफ को मैंने आपको बता दिया कि बार ग्राफ जो है, बार ग्राफ इज़ वाइडली यूज इन ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में बार ग्राफ जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इन दिस ग्राफ वी शो क्वांटिटी इन द फॉर्म ऑफ बार्स। ये जो होती है ना, मैंने आपका कहा था कि इसका जो विड्थ है वो इक्वल आनी चाहिए, और ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में होती है। रेक्टेंगुलर की आपको रेक्टेंगल आपने मैथ्स में किए होंगे, उसकी शेप इसी तरह की होती है। तो ये जो होते हैं इनकी जो विड्थ होती है इन तमाम बार्स की ये सेम होती है। ये भी मैंने आपको बता दिया कि ये आप चाहो तो ये यहाँ पे इस टाइम तो हमने मेजरिंग क्वांटिटी यहाँ पे लिखी है, लेकिन आप चाहो तो आप हॉरिजॉन्टल में भी लिख सकते हो और कांस्टेंट को आप यहाँ भी लिख सकते हो, इसको किसी भी तरह से लिख सकते हो। तो अब हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे
इसमें भी सेम उसी तरह से, ये मैंने थोड़ा ऊपर लिखा है, टाइटल आप यहाँ पे लिखते हो, उसके अलावा कांस्टेंट वेरिएबल, उसके अलावा आपका थर्ड जो होता है वो आपका मेजरिंग क्वांटिटी। तो ये तीनों चीज़ें जो है आपकी आ जाती हैं। अब जो हमारा आ गया है वो हमारा है बार ग्राफ के, ये हमने कर लिया है। अब हमारा पाई ग्राफ, समटाइम जियोग्राफिकल डाटा इज डिस्प्ले इन सर्कल और सेक्टर ऑफ सर्कल, दिस इज कॉल्ड पाई ग्राफ। आप पाई ग्राफ को सर्कुलर जो है वो बार ग्राफ भी कहते हैं। आपका जो पाई चार्ट होता है उसको आप जो है, पाई चार्ट इज आल्सो कॉल्ड एज अ सर्कुलर ग्राफ। जो आपका पाई ग्राफ होता है आप उसको सर्कुलर ग्राफ भी कहते हैं। ये देखें, ये बिल्कुल सर्कल में होता है। इसका जो पूरे के पूरे सर्कल का जो एंगल होता है बेटा वो 360 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 360 डिग्री सेंटीग्रेड। इधर हम स्टूडेंट ग्रेड्स जो है उसके पास के ए ग्रेड मतलब एक क्लास है, पहले तो हम इनको प्लस कर लेते हैं। ये जो डिफरेंट हमने इसके ग्रुप बनाए हुए हैं इसको कहते हैं ग्राफ के सेगमेंट्स हैं। अब इस ग्राफ के कितने सेगमेंट हैं? 1 2 3 4, इसके 4 सेगमेंट हैं। हम करते हैं 12 + 4 16, 16 + 2 18, 18 और 10 कितने हुए? 28। अब क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं बेटा? 28 बच्चे हैं। 28 बच्चों में से ए ग्रेड कितने बच्चों का आया? 4। तो हम क्या करेंगे? 28 को मतलब ये जो 4 बच्चे हैं इन 4 बच्चों को हम मल्टीप्लाई करेंगे 360 के साथ और डिवाइड करेंगे हम 28 के साथ। यही है। हाँ, जो हमारी गिवन क्वांटिटी होगी मतलब बच्चे कितने हैं? 4 को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे 360 के साथ और डिवाइड करेंगे जो ये टोटल क्लास है उसके साथ। तो टोटल क्लास में कितने बच्चे हैं? 28। तो हमारी कितनी परसेंट एज आ जाएगी? 14.3%। तो ये जो हमारा 360 का जो है इसमें हमने डी जो आपको पता है आप लोग यूज़ करते होते हो ज्योमेट्री में, डी उसको यहाँ पे आप रखेंगे और यहाँ पे आप लोग तकरीबन 14.3% जो है उसका एंगल के हिसाब से आप इसका सेगमेंट बना देंगे। अब बी कितने बच्चों ने लिया है? 12 मल्टीप्लाई बाय 360 और इसको डिवाइड करेंगे कितने के साथ? 28 के साथ। तो कितने आ गया? 42.9%। तो ये सेगमेंट हमने तकरीबन कितना हिस्सा इसका 360 में 42.9 एंगल जो है उसका ये सेगमेंट हम बना लेंगे। ठीक है। इधर हमारे कितने बच्चे हैं? सी ग्रेड हमारे कितने बच्चों ने लिया है? 10 बच्चों ने लिया है। तो 10 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 360 के साथ और डिवाइड कर देंगे हम कितने के साथ? 20 के साथ, 28 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना पोर्शन आ गया? 35.7। और ये 35.7 के एंगल के साथ ये सेगमेंट हमारा बन गया। ठीक है। अब डी ग्रेड कितने बच्चों का आया? 2 बच्चों का आया। तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 360 के साथ, डिवाइड कर देंगे 28 के साथ। तो परसेंटेज कितनी आ जाएगी? 7.1% आ जाएगी। और 7.1 जो है इसको हम लोगों ने क्या करना है? इसके जो है सेगमेंट बना देना है। तो ये आपने देखें पाई ग्राफ बनाया। अब पाई ग्राफ से हमें पता चल गया कि मैक्सिमम जो ग्रेड लिया है वो कौन सा ग्रेड लिया है? बच्चों ने बी ग्रेड लिया है। ठीक है। और उसके बाद हमें पता है उससे कम किसने लिया है? सी ग्रेड। और थर्ड नंबर पे कौन से बच्चे हैं? ए ग्रेड वाले। और फोर्थ नंबर पे सबसे कम ग्रेड डी, 2 बच्चों का जो है वो ग्रेड डी आया। तो इस तरह से होता है। इसमें भी यही होता है, पहले हम टाइटल लिखते हैं, फिर हम एक सर्कल बना लेते हैं, फिर उस सर्कल को हम एंगल्स के एतबार से, परसेंटेज के एतबार से उसको हम क्या कर लेते हैं? डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो ये इसका फार्मूला होता है कि गिवन क्वांटिटी, गिवन जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, मतलब ए ग्रेड 4 स्टूडेंट ने लिया तो वो गिवन क्वांटिटी 4 नंबर हमारा होगा गिवन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। टोटल क्वांटिटी हमारी कितनी थी कि 28 बच्चों में से 4 बच्चे जो हैं उन्होंने ए ग्रेड लिया। तो 4 गिवन होगी, टोटल क्वांटिटी 28 होगी। उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 360 के साथ। तो हमें जो है वो सेगमेंट, एक सेगमेंट मिल जाएगा। जो परसेंटेज होगी उस एंगल का हमने क्या बना लेना है? उधर से जो है वो सेगमेंट बना लेना है। ये देख लें जो कि इस फॉर्म में आपके सामने आ जाएगा। डिफरेंट जैसे 1 2 3 4 सेगमेंट हैं, उनमें हम डिफरेंट कलर का शेड कर लेते होते हैं। तो इससे हमें जो है वो इजीली
अंडरस्टैंड हो जाता है। तो ये हमारा पाई ग्राफ है। इसका मैं आपको मेरिट्स और डीमेरिट बता देती हूँ। मेरिट इसका ये है कि पाई ग्राफ आर मोस्ट सूटेबल फॉर शोइंग परसेंटेज वैल्यू एंड टोटल जो है क्वांटिटीज़। अब देखो इसमें परसेंटेज और टोटल क्वांटिटीज़ बड़ी प्रॉपर तरीके से जो है पाई ग्राफ में हम करते हैं। पाई ग्राफ कवर लेस स्पेस एज कम्पेयर टू लाइन एंड बार ग्राफ। इसमें जो है लेस स्पेस होती है, उसमें ज़्यादा स्पेस ज़रूरत होती है। इट शो द एरिया ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इन द बेटर वे विच इज़ नॉट पॉसिबल ऑन लाइन एंड बार ग्राफ। अब इसके डीमेरिट्स क्या है? पाई ग्राफ इज सूटेबल टू रिप्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ कंट्री एरिया and production. It is not suitable to show weather data, distribution of temperature, ये आपका मैंने इधर मौजूद भी होंगे, ठीक है। और कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज एंड डिवीजन ऑफ सर्कल इनटू सेक्टर इज़ कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट इन टाइम। ये इसके मेरिट्स हैं। और डीमेरिट्स ये हमारा जो था ग्राफ का क्वेश्चन था जो हमने अभी, हमारा लेक्चर जो है कंप्लीट हो गया है इस यहाँ पे आके, कि हमने 3 ग्राफ पढ़े। एक लाइन ग्राफ, सेकंड हमने पढ़ा जो वो बार ग्राफ, और थर्ड हमने पाई ग्राफ बताया। मैंने विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप लोग इसको जो है अच्छी तरह से कर लीजिएगा। जी बेटा, इस क्वेश्चन पे हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। और इससे जो आज हमने टॉपिक डिस्कस किया है उस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड टू शोइंग स्टैटिस्टिकल डाटा, आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है। इसको आप याद कर लीजिएगा और इसको लिख भी लेना। तो यहाँ पे जो है हमारा लेक्चर जो है ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दे दें। अल्लाह हाफिज़।